हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? गाइस, एक दो दिन क्लास जो है हुई नहीं बीच में, है ना। तो मेरी थोड़ी तबीयत का इशू है, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं है। अब हमने चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। और अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है मैथ्यू अर्नल्ड को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो PYQs हैं, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में, और आगे भी आपके एग्ज़ाम को देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ कह सकती हूँ। चाहे आप आजमा लीजिएगा, आप वीडियो देखिएगा सारी, और क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं गाइस। ठीक है, ये आपको भरोसा दिला रही हूँ मैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, पार्ट 1 है ये मैथ्यू अर्नल्ड का। जितने भी 2 या 3 वीडियो बनेंगे इसके, तो देखते हैं कितना रहता है। यही 2 या 3 वीडियो बनेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे इसके, है ना। तो PYQs पढ़ रहे हैं फ़िलहाल हम। प्रैक्टिस सेशन हम बाद में लेंगे, है ना। अभी हम PYQs कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सारे राइटर्स या बॉयट के। ठीक है, तो गाइज़ इससे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना। और अगर आपको देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पता थे। वैसे काफ़ी क्वेश्चंस आपको पता मिलेंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर है। चलिए देखते हैं क्या रहता है आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड चौसर इंग्लिश पोएट्री। फादर चौसर को इंग्लिश पोएट्री का फादर किसने कहा था? यहाँ तो आप बहुत इजीली आंसर दे देंगे गाइस। अर्नोल्ड इसका आंसर हो जाएगा, शी ऑप्शन हो जाएगा। बट लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पता है हम अर्नोल्ड पढ़ रहे हैं और उसका आंसर भी अर्नोल्ड है, तो उसको इजीली आप एकदम से टिक कर दोगे। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है कि अर्नल्ड है, बल्कि क्वेश्चन याद करना है कि इस अर्नल्ड ने मतलब किया क्या है। यहाँ पे देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है चौसर को मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये बात आपको याद रखनी है, ये नहीं कि इसका आंसर यहाँ पे अर्नोल्ड है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज अर्नोल्ड्स एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम पब्लिश्ड। कहाँ पर कब पब्लिश हुआ था इनका ये ऐसे? व्हेन वाज अर्नोल्ड्स एसे पब्लिश्ड, राइट। 1860 में, 1865, 1870 या फिर 1872, कब हुआ था इनका ये पब्लिश? तो बी ऑप्शन इज़ राइट हियर, यानी कि 1865 की हम लोग बात करेंगे। 1865 में इनका ये जो ऐसे था ये पब्लिश हुआ था, और ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऐसे था ये मैथ्यू अर्नोल्ड का। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसका लोगों पे। ठीक है, इस ऐसे के जरिए वो क्या दिखाना चाहते थे? उन्होंने क्या एक्चुअल रोल दिखाया क्रिटिक का, कि क्रिटिक को कैसा होना चाहिए और क्रिटिक उसको कैसे क्रिटिसिज्म को निभाना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे वाकई में आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी गाइस। उन्होंने एनालिसिस किया है कि क्या क्या क्वालिटीज़ एक क्रिटिक के अंदर होनी चाहिए, राइट। चलिए, who made the observations about Shelley that he is a beautiful ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain। या ये क्वेश्चन जो था वो PB शैली जब हम पढ़ रहे थे तभी भी आया था, और अभी भी ये क्वेश्चन आया, तो रिलेट करके आप इसको याद कीजिए। यहाँ पे बात की गई है शैली के बारे में, और किसने कही थी ये लाइन शैली के बारे में? मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने कही थी गाइस। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए, तो इसका थोड़ा सा चलिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंडस्केप इज द स्कॉलर जिप्सी इमेजिन्ड। स्कॉलर जिप्सी में कौन से लैंडस्केप को इमेजिन किया गया है? लेक डिस्ट्रिक्ट को, ऑक्सफोर्डशायर को, कैम्ब्रिज को, या फिर ग्लासगो? किसको यहाँ पे इमेजिन किया गया है? इनका एक वर्क है द स्कॉलर जिप्सी, इसके अंदर ये आपको बताना है गाइज यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ऑक्सफोर्डशायर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ राइट हियर, ऑक्सफोर्डशायर की बात करेंगे। और ऑक्सफोर्डशायर को यहाँ पे इमेजिन किया गया था स्कॉलर जिप्सी के अंदर। कब आया था स्कॉलर जिप्सी, ये भी आपको याद रखना है। ये इनका वर्क कब आया था? तो इसकी बात करें तो 1853 में आया था। 1853 में गाइज इनका ये वर्क आया था। इनका लाइफ स्पेन पता है आपको मैथ्यू अर्नोल्ड का? तो 1822 टू 1888। ठीक है, ये इनका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। अभी मैंने बताया आपको कि 1853 में इनका ये वर्क आया था स्कॉलर जिप्सी।
और ये इनकी एक पोयम थी मैथ्यू अर्नोल्ड की, और 17th सेंचुरी बेस्ड ऑक्सफोर्ड स्टोरी पे ये यहाँ पे थी। और क्या था उस स्टोरी का नाम? जोसेफ ग्लेनविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। जोसेफ ग्लेनविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, ये एक वर्क था जिस पे बेस्ड ये इनकी पोयम थी। और कब आया था ये वर्क? ये आया था आपका 1661 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है गाइज? Who among the following has said about Milton, he is for our first great artist in style, our first great master in grand style। तो किसने कहा था ये मिल्टन के बारे में? तो ये बात भी मिल्टन के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही कही थी। कि क्या कही थी? ही इज़ अवर फर्स्ट ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल और अवर फर्स्ट ग्रेट मास्टर इन ग्रैंड स्टाइल। तो आपको पता ही है कि पैराडाइज लॉस्ट की वजह से इनके स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा गया है। ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई थी पैराडाइज लॉस्ट, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम व्हाट इज़ प्रपोज्ड बाय, जो इनका वर्क आया था 1865 में, ये ऐसे आया था। तो इसमें इन्होंने प्रपोज्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड एज द एसेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, अफर्मेशन, कोहेसिवनेस होना चाहिए, इसमें डिसइंटरेस्टेडनेस होना चाहिए, फिर या फिर जुडिशियसनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे किस चीज़ को, किस फंक्शन को यहाँ पे इन्होंने ये किसको जो है एसेंस को क्रिटिसिज्म के लिया है इसमें। तो यहाँ बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की, राइट। सी ऑप्शन इज़ राइट हियर। डिसइंटरेस्टेडनेस की बात करेंगे हम लोग। तो ये जो 1865 में आया था, मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे एक इंग्लिश पोएट थे, कल्चरल क्रिटिक थे ये, है ना, अपने टाइम के। तो यहाँ पे चलिए इतना ही काफ़ी है इसके लिए। Who in the world as India argues that English can be the only common and unifying language of India? Who in the world as India, ठीक है, द वर्ल्ड एज इंडिया आर्ग्यू करते हैं कि इंग्लिश कैन बी ओनली, केवल इंग्लिश ही यूनिफाइंग लैंग्वेज हो सकती है इंडिया की। तो ये किसका है? एंथनी बर्गेस, C.K. ऑगडन, नॉम चॉम्स्की या फिर सुसान सोनटेग। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा ये आपने बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है गाइस सुसान सेंटोक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सुसान सेंटोक की बात करेंगे, उन्होंने ही ये आर्ग्यूमेंट की थी इंग्लिश को लेकर के। और वो क्या थे? वो एक अमेरिकन, ये क्या थे गाइस? अमेरिकन पॉलिटिकल अमेरिकन राइटर थे, फिल्म मेकर थे, फिलोसफर थे, टीचर थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, जो ये सुसान सोनटैग कहा जाता है इनको, ठीक है। चलिए, Which two of the following are fallacious evaluation of poetry according to Matthew Arnold's poetry, the study of poetry? गाइज जो इनका ये एक अर्नोल्ड की एक पोएट्री है द स्टडी ऑफ पोएट्री, तो इसके अकॉर्डिंग विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फेलेसियस इवोल्यूशन, कौन सी यहाँ पे फेलेसियस इवोल्यूशन है इनकी पोएट्री में अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड? तो कॉन्टेक्सचुअल एस्टीमेट है, पर्सनल एस्टीमेट है, कॉम्पैरेटिव एस्टीमेट है या फिर हिस्टोरिक एस्टीमेट है। तो कौन से एस्टीमेट की बात करेंगे? यहाँ पर ना दो सही होने वाले हैं, ठीक है, कहा ही गया है ऊपर कि कौन से दो सही हैं, तो ये आपको बताना है कि कौन से दो सही हैं। द स्टडी ऑफ पोएट्री में किन दो की बात की है उन्होंने। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है गाइज वो ऑप्शन जो है बी और डी हो जाएगा, राइट। पर्सनल और हिस्टोरिक, राइट। यहाँ पे बी और डी दो सही आंसर हो जाएंगे आपके। पर्सनल और हिस्टोरिक आर फेलेसियस इवोल्यूशन ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग है ये चीज़? द स्टडी ऑफ पोएट्री कब आया था ये बता सकते हैं आप? द स्टडी ऑफ पोएट्री। चलिएगा नेक्स्ट। विच शेक्सपियरियन कॉमेडीज स्ट्रक्चर्ड एज अ प्ले विद इन प्ले? इनकी कौन सी कॉमेडी स्ट्रक्चर की गई है एज प्ले विद इन प्ले? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो ये तो गाइज शेक्सपियर का क्वेश्चन आ गया है, ये कैसे आ गया? चलो कोई बात नहीं है, अगर आ गया है तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा इसका। टेमिंग ऑफ श्रू की बात करेंगे हम अगर प्ले विद इन प्ले की बात करें, ठीक है। चलिए, इन विच सोसाइटी डज अर्नोल्ड प्लेस हिमसेल्फ इन कल्चर एंड एनर्की? तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो ये किस सोसाइटी, इन विच सोसाइटी, किस सोसाइटी का जिक्र किया है उन्होंने अपने आप को कल्चर और एनार्की, इनका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को कौन सी श्रेणी में रखा है? बारबरियंस, फिलिस्टाइंस, पॉपुलस या फिर अ फोर्थ क्लास दैट इज येट टू एमर्ज? तो कौन सा सही आंसर होगा? बी ऑप्शन सी होगा गाइस, यानी कि फिलिस्टाइंस की कैटेगरी में बी है ना, ये ऐसा लगेगा जैसे सी है, तो बी सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने रखा है ना। कल्चर एंड एनार्की में मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने आप को फिलिस्टाइन बताया है, ठीक है।
चलिए, और फिलिस्टाइन का मतलब क्या माना है? मिडिल क्लास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इनको ऐसा मत समझ लेना, ये क्वेश्चन आते हैं कि फिलिस्टाइन का मतलब क्या बताया है कल्चर एंड एनार्की में इन्होंने, या फिर जो आपका ये बारबरियंस है उसका क्या मतलब बताया है। तो सारी चीज़ें आती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विच टर्म हैज़ बिन यूज्ड बाय अर्नोल्ड इन हिज कल्चर एंड एनार्की फॉर द मिडिल क्लासेस। तो देखिए अभी आ गया है कि मिडिल क्लासेस के लिए उन्होंने कौन सी जो सोसाइटी है उसको बताया है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन सा टर्म दिया है, बारबरियन, फिलिस्टाइन। अभी जिक्र किया है हमने कि फिलिस्टाइन को उन्होंने जो है किस में रखा है, फिलिस्टाइन का जिक्र किया है उन्होंने किसको लेकर के, जो मिडिल क्लासेस होती हैं, राइट। चलिए, और अगर ये भी देख लीजिए, बारबरियंस की बात करूं तो इसको क्या माना है उन्होंने, रिप्रेजेंट्स एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स, इसको याद रखना आप लोग। एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए बात की है बारबरियंस की, और ये जो फिलिस्टाइंस आपको बता ही दिया है मिडिल क्लास है। और पॉपुलेस की बात करें तो ये वर्किंग क्लास के, ठीक है, वर्किंग क्लास, ये आपको याद रखना है, वर्किंग क्लास, राइट। चलिए, और इसकी अगर बात कर लेते हैं, कल्चर एंड एनार्की आया कब था ये भी बता दीजिए। चलिए मैं इसको साफ करके लिखती हूँ दोबारा से। कल्चर एंड एनार्की आया था आपका 1869 में, ठीक है, 1869 में आया था ये, इसकी बात करें हम लोग तो, ठीक है। तो सारे आपको पता चल गए हैं। हेलेनिज्म या हेलेनिक की बात, हेलेनिक होता है जो एक बहुत ज़्यादा प्लेजर्स को पसंद करता है, बहुत ज़्यादा प्लेजर्स में रहना चाहता है, ठीक है। चलिए, thunder crashes from rock to rock, the cataracts reply, lightnings dazzle our eyes, rearing torrents have abridged। तो ये जो लाइन है ये आपको किस में मिलेगी ये बताना है। द लव सॉन्ग ऑफ जेल अल्प्रोपोरोक का है, या द होलो मैन का है, ये रग्बी यूलिसिस का है। तो किसकी लाइन है ये आपको बताना है गाइस। तो रग्बी चैपल ये लाइन है, सी ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है। रग्बी चैपल की ये लाइन है आपको। रग्बी चैपल किसके बारे में लिखी थी इन्होंने, अपने फादर के बारे में लिखी। ये एक एलिजी थी जो इन्होंने अपने फादर की डेथ पे लिखी थी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रेफरेंसेस ऑफ हिंक्सेज है ये, हाँ, हिंक्सेज, सिबिला एंड इल्सले डाउन्स अपीयर इन। ये जो कुछ कैरेक्टर हैं, हिंक्सेज, सिबिला और इजले डाउन्स, ये आपको कहाँ पे नज़र आते हैं। क्रॉसिंग द बार टेनिसन की है ये, तो डॉवर बीच अर्नोल्ड की है, यूलिसिस भी टेनिसन की है, और थायरसीसी किसकी है, हाँ, ये जो बी और डी हैं ये मैथ्यू अर्नोल्ड की हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी में आपको ये रेफरेंस मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से हो जाता है यहाँ पर जो आपका आंसर होता है वो डी हो जाएगा, थायरसिस, ठीक है। थायरसिस की बात करेंगे हम लोग। इसमें कब आया था ये, थायरसिस कब आया था, आई थिंक ये 1865 में आया था, और इसकी किसकी डेथ पे था, आर्थर ह्यूज क्लब की डेथ पे था, ओके। चलिए, What is the course of the life of mortal? The mortal man of the earth, nothing and then they die, ठीक है। What is the course of the life of mortal? The mortal man of earth, nothing and then they die. Peria and no one asks। तो ये लाइन्स आपको किस पोयम में मिलती हैं ये बताना है, ठीक है। तो क्रॉसिंग द बार, ओड टू नाइटिंगेल, रग्बी चैपल, मैंडिंग वॉल। देखिए क्रॉसिंग द बार टेनिसन की है, ठीक है। इसकी बात करें, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, इसकी बात करें तो ये टेनिसन है, ठीक है। ओड टू नाइटिंगेल कीट्स की बात कर लेंगे। और रग्बी चैपल अर्नोल्ड की है, ठीक है, रग्बी चैपल अर्नोल्ड की है। मेंडिंग वाला आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पूरा नहीं आएगा गाइस, जैसे ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो रग्बी चैपल है यही आपका आंसर होगा, क्योंकि एक ही पोएम यहाँ पे अर्नोल्ड की मिलती है हमको, और वो है रग्बी चैपल। तो ये जो है उसी की लाइन है, ठीक है। चलिए, थायरसिस रिटन टू कॉमेमोरेट, किसको कॉमेमोरेट करने के लिए थायरसिस को लिखा गया था, थॉमस अर्नोल्ड, कीट्स, टेनिसन, आर्थर ह्यूज क्लब। ये तो अभी बताया था आपको, 1865 में आई थी। और किस एज में इनकी डेथ हो गई थी आपको बताना है। तो 42 की एज में जो है थायरसिस
मतलब इनकी आर्थर ह्यूज क्लब की डेथ हो गई थी और उन्हीं की डेथ पे इन्होंने ये थार्सिस लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैथ्यू अर्नोल्ड इज नोन एज, मैथ्यू अर्नोल्ड जाने जाते हैं पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, पोएट एंड क्रिटिक, पोएट एंड नॉवेलिस्ट या फिर पोएट एंड पेंटर। तो यहाँ पर जिक्र करते हैं हम लोग, तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा पोएट एंड क्रिटिक। तो बहुत अच्छे क्रिटिक रहे हैं, ये आपको पता है, पोएट क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। इनके कुछ जो कलेक्शंस हैं ना, पोएटिक कलेक्शंस, पता है आपको? हाँ, इनकी कुछ फेमस पोएम हैं, देखिए जैसे स्कॉलर जिप्सी हो जाती है, ठीक है, रग्बी चैपल हो जाती है, सोहराब रुस्तम 1853 में आई थी ये, थार्सिस, डॉबर बीच, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो पोएम हैं। कुछ मोस्ट फेमस क्रिटिकल वर्क्स जो हैं इनके, वो एसेज इन क्रिटिसिज्म है, ठीक है, कब, 1865 एंड 1888, और कल्चर एंड एनार्की 1869। ये दो इम्पॉर्टेंट जो हैं इनके क्रिटिकल वर्क्स हैं। कौन से? कल्चर एंड एनार्की 1869 और एसेज ऑन क्रिटिसिज्म 1865। ठीक है, चलिए इन द स्कॉलर जिप्सी इज़, यहाँ पे जो स्कॉलर जिप्सी इनका जो क्रिटिकल वर्क है कब आया था? अभी अभी बताया था आपको 1869 में। एक सेकेंड गाइस, हाँ कब आया था? 1869 में आया था स्कॉलर जिप्सी। और इसमें जिप्सी क्या है? क्या ये मैथ्यू अर्नोल्ड हिमसेल्फ खुद के बारे में कहते हैं, आ नेटिव बॉर्न जिप्सी है, या फिर फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है, या फिर अर्नोल्ड के फ्रेंड हैं? कौन है ये? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, आ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हु बिलीव्स, कौन ये मानता है कि पोइट्री हैज़ सिग्निफिकेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग? तो वीट्स मानते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड मानेंगे, सीधी सी बात है, अर्नोल्ड को हम पढ़ रहे हैं, बट ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि ये लाइन बोली है हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने। और किस में बोली है? द स्टडी ऑफ पोइट्री। किस में? द स्टडी ऑफ पोएट्री, जो कि आई थी, इनकी डेथ के टाइम पे ही आई थी 1888 में। ठीक है, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। चलिए मैथ्यू अर्नोल्ड वर्कड एज, मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनमें से किसके रूप में काम किया है? क्या पास्टर, क्या स्कूल इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, या फिर रग्बी कोच? तो यहाँ पे जो स्कूल इंस्पेक्टर आंसर हो जाएगा, इसको एज अ स्कूल इंस्पेक्टर इन्होंने काम किया है। ठीक है, रग्बी स्कूल में। ओके, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंशन डॉबर बीच, इनमें से किस में डॉबर बीच मेंशन नहीं है? फ़ारेनहाइट 1451 में, कैच 22, आई कैप्चर द कासल, या फिर थिंग्स फॉल? किस इनमें से कौन सी में जो है ये शामिल नहीं है? तो थिंग्स फॉल की बात करेंगे। थिंग्स फॉल में जो है ये डॉबर बीच शामिल नहीं थी। ठीक है, इट इज़ लिरिक पोएम, ये एक लिरिक पोएम है, आपको पता है, और पब्लिश कब हुई थी? 1867 में। 1867 में आई थी हमारी डॉबर बीच, राइट। और इट वाज, चलिए इतना ही काफ़ी है। और न्यू पोएम्स में आई थी, किस में आई थी? न्यू पोएम्स में, ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए हु सेड, किसने कहा, अर्नोल्ड इज एट हिज बेस्ट अ वेरी गुड बाय हाईली डेरिवेटिव, मैं क्या बोल रही हूँ यार, डेरिवेटिव पोएट। किसने कहा है कि अर्नोल्ड जो है वो एक सबसे बेस्ट जो है वेरी गुड बाय हाईली डेरिवेटिव पोएट हैं? जॉन कूपर पॉइज ने कहा है, लियोनल ट्रिलिंग ने कहा है, डेविड लॉज, या फिर हैरोल्ड ब्लूम? किसने कहा है ऐसा? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका आंसर? ये गाइस हैरोल्ड ब्लूम ने कही है ये लाइन। किसके बारे में कही है? अर्नोल्ड के बारे में कहा है हैरोल्ड ब्लूम ने। इनको बेस्ट बताया है और वेरी गुड हाईली डेरिवेटिव पोएट बताया है। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। सोहराब एंड रुस्तम बाय अर्नोल्ड इज इंस्पायर्ड बाय, सोहराब और रुस्तम जो इनका एक वर्क है ये वो किससे इंस्पायर्ड है? अरेबियन नाइट्स, रुबैयत ऑफ ओमर खयाम, शाहनामा, या फिर बाबरनामा? किससे ये इंस्पायर्ड है? तो ये शाहनामा गाइस, शाहनामा से इंस्पायर्ड है ये, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। शाहनामा से ये इंस्पायर्ड है। कब पब्लिश हुई थी इनकी ये जो पोएम थी? 1853 में, 1853 में आई थी सोहराब एंड रुस्तम। ठीक है, और वो शाहनामा से थे। शाहनामा किसका था ये भी बता दीजिए? फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी।
फिरदौसी के शाहनामा से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। कब आया था ये शाहनामा? ये आया था आपका 1832 में। देखिए बिल्कुल इसको जो है ऐसे आप याद कर लीजिए। 1832 में शाहनामा आया था और उससे इंस्पायर्ड होकर के सोहराब एंड रुस्तम लिखी थी इन्होंने। मैथ्यू अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस मॉन्स द डेथ ऑफ। मैथ्यू अर्नोल्ड के मेमोरियल वर्सेस और इनका वर्क है गाइज, ये इनकी एलिजी है। तो इसमें आपको बताना है, इन्होंने आपको पता है 3 पोएट के बारे में जिक्र किया है, तो वो कौन कौन से हैं? गोथ, बायरन, गेटे लीजिए, गोथ भी आप इसको पढ़ें, गेटे पढ़ें, गेटे, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, सदे, क्लब सदे बायरन, या फिर क्लब बायरन एंड वर्ड्सवर्थ। तो गाइज ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पर। गेटे, बायरन और वर्ड्सवर्थ का जिक्र किया इन्होंने अपने मेमोरियल वर्सेस में। हाउ डज डोवर बीच ट्रीट्स द सी। सी के बारे में डोवर बीच में क्या लाइन आती है? किस तरीके से ट्रीट करती है डोवर बीच सी को? क्या कहती है? द सी शिफ्ट्स फ्रॉम बीइंग एन ऑब्जेक्ट टू एन इमेज, फ्रॉम अ विजुअल ऑब्जेक्ट टू एन ऑरल्स, या फिर द सी डेवलप्स इनटू अ मेटाफर फ्रॉम बीइंग एन इमेज, या फिर द सी इज यूज्ड एन इमेज एंड अ मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द एटर्नल नॉट ऑफ द सैडनेस, या फिर द एन इंटीमेट ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड इन सैडनेस, अ टिपिकल ह्यूमन फीलिंग। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा गाइज। यही कहा गया है, क्रिटिकल नोट, एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस कहा गया है सी को। कब आई थी ये जो अभी बताया था मैंने आपको 50, ये जो डोवर बीच थी कब आई थी बता सकते हैं आप मुझे? 1867 में, 1867 में आई थी डोवर बीच। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है गाइज आज का। इससे पहले बीच में मैंने नहीं कहा क्योंकि आप ध्यान भटक, प्रॉपर स्टडी पे फोकस करें, इसलिए मैं बार बार नहीं कहती। बट प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, बिना लाइक किए नहीं जाना है, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं गाइज, और शेयर कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि सेशन कैसा लगा। ओके, तो ये था हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम सोहराब एंड रुस्तम। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड सा हो गया एक तरीके से। तो मैथ्यू अर्नोल्ड है, आपको पता है, शाहनामा, फिरदौसी के शाहनामा से इन्होंने इंस्पायर्ड होकर के लिखा था इसको, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज। पढ़ते रहिए, 1853 में आया था, ये भी बता देती हूँ फिर से। ओके, तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।